बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे हम। माजरत, थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ। असल में जो करंट अफेयर की स्लाइड है वो मुझे खुद बनाना पड़ती हैं, क्योंकि उसमें से देखना होता है कि कौन सा करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। वैसे तो आपको पता है इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं और वेबसाइट हैं, भरमार है करंट अफेयर की। हमारी कोशिश होती है वो वाला करंट अफेयर हम आपको याद करवाएं जिसके 95% चांस हो एग्जाम में आने के। तो इसीलिए मुझे खुद देखने पड़ते हैं, थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं कर पाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि टाइम से आपको प्रोवाइड कर दूं। तो बेटा, अप्रैल के जो करंट अफेयर है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनेशनल डेज के हवाले से आपको पता है कि या दो सवाल अक्सर बन जाते हैं। तो अप्रैल में से कौन से वो डेज हैं जो हमें याद करने चाहिए? दो बेटा मैंने इसमें से निकाले हैं, जिसमें नंबर 1 है हमारे पास जो है ना 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इसके हवाले से बेटा पूछा जा सकता है आपसे सवाल। 26 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का मतलब ये है कि इंसान के जो राइट्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, उसके हवाले से जैसे आपके माइंड में कोई आइडिया आया है, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी बाकायदे एक रजिस्ट्रेशन होती है। आपका राइट है कि कोई और उसे कॉपी नहीं कर सकता। उसका जो दिन मनाया जाता है इंटरनेशनली, वो हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद 22 अप्रैल है। तो 22 अप्रैल आपको बताया कि अर्थ डे के तौर पे, सिंपलीसियम अर्थ डे कह देते हैं, सिंपलीसियम अर्थ डे कहेंगे। वैसे इंटरनेशनल मदर अर्थ डे भी आप इसे कह सकते हैं। तो 22 अप्रैल को हर साल जो हमारी अर्थ है, जो जमीन है, उसकी इम्पोर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं, एक डे मनाते हैं जिसे हम अर्थ डे कहते हैं। तो 2 ही दिन मेरे ख्याल से काफी है इसमें से याद करने के लिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी हमारे पास वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर्ड इन। जो दुनिया का जो है ना जी डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर किया गया है, ये कहाँ पे किया गया, सवाल ये बनेगा। तो बेटा ये मैक्सिको में जो है ना जी डिस्कवर किया गया है। मैक्सिको का आप कहेंगे इसे, कि मैक्सिको में डिस्कवर हुआ है बेटा। कंट्री का नाम आपने याद रखना है मैक्सिको। अभी आगे चल के आपको मैं मैप दिखाता हूँ। गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर जो है ना जी ये डिस्कवर हुआ है, जो कि दुनिया का डीपेस्ट ब्लू होल है। उसका वैसे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखना चाहे तो आप रख सकते हैं तामजा ब्लू होल इसे कहा गया है। तो जरा थोड़ा सा देखते हैं, मैक्सिको का जिक्र हुआ है तो मैक्सिको के बारे में हम देखते हैं, इसके बारे में और सवाल क्या बन सकते हैं। एक तो इसका कैपिटल करेंसी देखना है अपने मैक्सिको। बेटा ये आपको कंट्री नजर आ रहा है मैक्सिको, ये बिल्कुल अमेरिका के बिल्कुल साउथ में है। ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है ये सारे का सारा हमारे पास मैक्सिको है। ये भी सवाल बनता है कि ये अमेरिका की कौन सी डायरेक्शन में है, तो यूएसए के बिल्कुल साउथ में है। ठीक हो गया जी। मैक्सिको का कैपिटल मैक्सिको सिटी ही है, इसके नाम पे इसका कैपिटल है। करेंसी इसकी पीसो है। करेंसी अगर आप याद रखना चाहें तो पीसो जो है जी इसकी करेंसी है, थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, पूछ लेता है अक्सर वो पीसो के बारे में। दूसरा जो है ना जी ये सवाल एक और बनता है यहाँ से चिकन इत्जा के बारे में। चिकन इत्जा जो है दुनिया के जो 7 अजूबे हैं, वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, उनमें से एक है। ये आपको नजर आ रहा है कि जिस तरह से वो हमारे पास मिस्र के अंदर अहराम है उस शेप की ये जो है ना जी एक बिल्डिंग है, बहुत पुरानी हिस्टोरिकली आपको नजर आ रहा है। पिछले दिनों एक सवाल भी पूछा गया था कि जो ओल्डेस्ट जो अंडर वाटर या अंडर सी जो केव हैं, जो गार हैं, वो भी यहीं पे मैक्सिको में ही दरियाफ्त हुई थी। ये भी सवाल एक बना है। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको यहीं पे हमारे पास मौजूद है। ये आपको नजर आ रही है। गल्फ किसे कहते हैं? गल्फ कहते हैं जी पानी की ऐसी शेप होती है जिसके 3 साइड में खुशकी, इधर भी खुशकी, 3 साइड में खुशकी, एक साइड में क्या है पानी। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है बेटा। गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है, यहीं पे हमारे पास मौजूद है, यूएसए के साउथ में और मैक्सिको के ईस्टर्न साइड में। तो ये मैक्सिको के हवाले से सवाल बन सकते हैं जीके के।
उसके बाद आगे चलते हैं जी। आपको पता है प्रेसिडेंट रईसी साहब जो हैं, इन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान का विजिट किया है। इब्राहिम रईसी आपको पता है इनका पूरा नाम ही है, और ये 8वें प्रेसिडेंट हैं ईरान के। आपको पता है ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात पिछले दिनों खराब हुए थे, उन्होंने हमारे एरियाज में रॉकेट फायर किए थे, हमने उनके एरियाज में किए थे। तो उसके बाद एक जरूरत थी कि ताल्लुकात अच्छे किए जाए, क्योंकि हमसाए जो है ना नहीं बदले जा सकते, दोस्त बदले जा सकते हैं। इसीलिए ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए रईसी साहब तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान। तो इनकी डेट याद रख रहे हैं, जिस जिस इवेंट की डेट याद रखनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। हर एक डेट याद करने लग जाएंगे तो वो जो इंपॉर्टेंट डेट याद रखने वाले थी वो भी भूल जाएगी। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ डेट कम से कम आपको लिखवाता हूँ, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लाजमी करने वाली होती हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपने जरूर डेट याद करनी है। 22 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक इनका दौरा था पाकिस्तान का। तो बहुत सारे जो है ना जी मामलात पे बातचीत हुई। आपको बताया कि हम चाहते हैं कि हम ईरान से तेल लें और गैस लें और बाकी मामलात भी ठीक करें, लेकिन दरमियान में अमेरिका है। तो अमेरिका कहता है जी पाकिस्तान अगर हमारे साथ चलेगा तो फिर ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे वो नहीं बना सकता, इस तरह के मसाइल हैं हमारे साथ। तो रईसी साहब बड़े जबरदस्त किस्म के इंसान है जी। मजहबी हवाले से जो है ना जी, आप देखें कि आपको पता है ईरान का जो एक तो प्रेसिडेंट होता है, एक सुप्रीम कमांडर होता है, सुप्रीम लीडर होता है, वो है जी इस वक्त अली खामनाई साहब हैं इस वक्त। तो अली खामनाई साहब के ये बहुत ज्यादा करीबी हैं। वो मजहबी तौर पे आप देखें लीड कर रहा होता है शिया कम्युनिटी को, जो ईरान का सुप्रीम लीडर होता है। तो ये उनके बहुत ज्यादा करीबी हैं। और मस्जिद कुम से इन्होंने जो है ना ये तालीम हासिल की है। मस्जिद कुम या मदरसा कुम जो है, ये आपको पता है कुम मेरे ख्याल से सिटी भी है शायद ईरान में, और वहां पे एक मस्जिद कुम है, मदरसा भी है। तो उसके बारे में जो है ना जी कुछ लोगों का अकीदा ये है कि जो इमाम मेहदी साहब हैं, जिनका ज़हूर होना है आगे चल के या ज़हूर हो गया है, उनके बारे में अकीदा ये है कि मस्जिद कुम में उन्हें देखा गया है, और जब भी वो तशरीफ लाएंगे तो वो इस तरह से उनका मस्जिद कुम से ज़हूर होगा। तो मजहबी हवाले से जो है ना जी ये बड़े जबरदस्त हैं। हो सकता है अगले सुप्रीम कमांडर जो है यही बने, पॉसिबिलिटी है इसकी अली खामनाई साहब के बाद। तो ये बेटा क्वेश्चन था। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी, ईरान के हवाले से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ईरान ने ऑपरेशन लॉन्च किया इजराइल के खिलाफ। तो ये कब किया गया है जी? 13 अप्रैल को किया गया। आपको पता है कि ईरान ने रॉकेट के साथ और जो है ना जी और कुछ ड्रोन्स के साथ जो है ना जी इसराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया। युगल अरसे के बाद इसराइल के ऊपर किसी ने डायरेक्ट अटैक किया था। नुकसान हुआ है उनका काफी सारा, माली तौर पे जानी नुकसान नहीं हुआ। तो ये ईरान ने क्यों किया है? तो क्योंकि ईरान का कौंसल खाना जो दमास्कस में था, वहां पे इसराइल ने हमला किया था 1 अप्रैल को, और ईरान के 2 जनरल भी जो थे उसके अंदर मारे गए थे। तो उसका बदला लिया ईरान ने कब? 13 अप्रैल की शब को ईरान ने रॉकेट फायर किए और कुछ जो यहाँ से ड्रोन्स को फायर किया गया, जो कि इसराइल की सरजमीन पे जाके टकराया। तो इसकी डेट याद रखनी है आपने, किस डेट को ईरान ने अटैक किया और किस डेट को इसराइल ने ईरान के कौंसल खाने पे जो था वहां पे हमला किया था दमास्कस में। थोड़ा सा ईरान के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से सवाल बन सकते हैं क्योंकि ये खबरों में ही है, तो क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। तो ईरान का पुराना नाम आपको पता है पर्शिया था, पर्शिया फारसी से हम कहते हैं। तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त इब्राहिम रईसी साहब हैं। अभी मैंने आपको बताया पाकिस्तान भी आए थे। इनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो अली खामनाई साहब हैं। इनकी पोर्ट मशहूर है बेटा चाबहार पोर्ट और बंदर अब्बास। ये आपको मैप नजर आ रहा है ईरान का, ये सारा हमारे पास ईरान का मैप है, और इसमें जो हमारे पास पोर्ट है समंदर के साथ होंगे, यहीं पे चाबहार यहीं पे है, इसी तरह से बंदर अब्बास भी यहीं पे है। तो इंपॉर्टेंट पोर्ट है इनकी। फिर यहाँ देखें ये पाकिस्तान के साथ लगता है, ये पाकिस्तान नजर आ रहा होगा आपको। ये जो बॉर्डर है पाकिस्तान और ईरान का, इसे हम कहते हैं गोल्ड मिड लाइन। गोल्ड मिड लाइन जो है ना जी बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में। सवाक जो है इनकी सीक्रेट पुलिस हुआ करती थी रजा शाह पहलवी के दौर में, और महान इनकी एयरलाइन है। ईरान की एयरलाइन का नाम क्या है बेटा? महान है। कैपिटल आपको बताया कि ईरान का क्या है? तेहरान है। करेंसी जो है इसकी वो क्या है? रियाल है। करेंसी रियाल है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे डेजर्ट भी है, दश्त लुत जिसे हम कहते हैं। तो लुत डेजर्ट भी किधर है? हमारे पास ईरान में है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको बताया कि ये ईरान के हवाले से ये 5-7 सवाल बन सकते हैं। आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट हमजा यूसुफ साहब के हवाले से।
इन्होंने रिजाइन किया है। तो इन्होंने 29 अप्रैल को वैसे रिजाइन किया है। डेट याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। वैसे डेट इसकी याद रखने की जरूरत है नहीं, मुश्किल ही पूछी जाएगी इसके बारे में। 29 अप्रैल को इन्होंने रिजाइन किया है। तो ये फर्स्ट मिनिस्टर थे स्कॉटलैंड के। इनकी पार्टी का नाम याद रखना आपने, स्कॉटिश नेशनल पार्टी इनकी पार्टी का नाम था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के इलाका मियां चन्नू है मुल्तान के साथ, इनके जो बाबा अजदाद थे वो बेसिकली यहाँ से थे। तो नए जो आए हैं फर्स्ट मिनिस्टर स्कॉटलैंड के, वो जॉन स्वानी साहब आए हैं। जॉन स्वानी साहब आए हैं। स्कॉटलैंड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये किधर है, और इसके हवाले से कुछ चीजें क्लियर करना जरूरी है। बेटा ये आपको नजर आ रहा है, इसे ब्रिटेन पेनिनसुला भी कहते हैं, पेनिनसुला का ब्रिटेन आइलैंड भी कहते हैं इंडियन ओशन में। ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर में, ये सारे का सारा हमारे पास स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड है हमारे पास, और ये इसके साथ जो नजर आ रहा है ये हमारे पास इंग्लैंड है और ये वेल्स है। ये तीन मिलके क्या बनाती हैं हमारे पास ग्रेट ब्रिटेन बनाएंगे। ग्रेट ब्रिटेन की जब बात करेंगे उसमें स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड होंगे। जब हम बात करेंगे यूके की, तो यूके के अंदर ये नॉर्दर्न आयरलैंड भी आ जाएगा, ये नॉर्दर्न आयरलैंड भी शामिल हो जाएगा। तो फिर यूके बनेगा, यूनाइटेड किंगडम बनेगा। इन चारों एरियाज का जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वही होगा जो कि इंग्लैंड का होगा। पहले मलका बरतानिया थी, अब है जी किंग चार्ल्स थ्री। किंग चार्ल्स थ्री इन चारों जो रियासतें हैं इनका क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है। उसके बाद उनके नीचे हमारे पास फर्स्ट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये आपको क्लियर हो गया यहाँ से कि इसमें फर्क क्या है स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में और वेल्स में और यूके में और बर्तानिया में। ये मैंने यहाँ बताया भी है कि इंग्लैंड का मतलब ये इंग्लैंड है और ग्रेट ब्रिटेन का मतलब है उसके अंदर स्कॉटलैंड और वेल्स भी शामिल हो जाएंगे, जिसे हम यूके कहते हैं, जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, जीबी कहते हैं। इस तरह से जब हम हमारे पास ये नॉर्दर्न आयरलैंड भी शामिल हो जाएगा तो फिर हमारे पास यूके हो जाएगा। यूके का मतलब है ये चार के चार इलाके। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास नेपाल के हवाले से। तो नेपाल ने क्या किया है जी, रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस 2024 की जो रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस है इसे होस्ट किया है। तो ये पहली इंटरनेशनल थी। तो ये सवाल मैक्सिमम यही बनेगा कि किस मुल्क ने होस्ट किया है। तो नेपाल का याद रखिएगा, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, डेट मुश्किल ही पूछी जाएगी, अगर याद करना चाहें तो आपकी मर्जी है। आगे चलते हैं जी, नेपाल के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो ये बेटा हमारे पास नेपाल है। नेपाल को आपको पता लैंड ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है, इसी तरह से लैंड ऑफ गॉड्स भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जो बुद्धिज्म के फाउंडर हैं आपको पता है हमारे पास बुद्धा साहब जो है, सुखिया मणि जिन्हें हम कहते हैं, सिद्धार्था जिन्हें कहते हैं, वो नेपाल में ही पैदा हुए थे। माउंटेन्स इसलिए कहा गया लैंड ऑफ माउंटेन्स क्योंकि ग्रेट हिमालय रेंज यहीं से गुजरती है और दुनिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट वो भी यही हमारे पास नेपाल में है। तो इस वक्त आपको पता है नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है ये खबरों में है, इसके बारे में जरूर पूछा जाता है। पुष्पा कमाल साहब है जी, पुष्पा कमाल साहब जो है प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के। ये चाइना के करीब है, इंडिया से ये दूर जा रहे हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री है नेपाल आपको पता है। हेडक्वार्टर जो है नेपाल का, जो आप कैपिटल कह रहे हैं, कैपिटल जो है इसका काठमांडू है। काठमांडू इज कैपिटल ऑफ नेपाल। करेंसी इसकी रुपया है, करेंसी इसकी रुपया है। और नेपाल दुनिया की वाहिद हिंदू स्टेट है। सवाल ये बनेगा द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड जो है या कंट्री इन द वर्ल्ड जो होगा वो हमारे पास नेपाल होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है जी, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर डेवलप्ड बाय, दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन जो लेजर है वो किसने बनाई है जी, वो रोमानिया ने बनाई है। रोमानिया भी बेसिकली जो है ना जी यूरोप का ही एक मुल्क है, बल्गारिया के साथ है। ये बल्गारिया और यूक्रेन के दरमियान में हमारे पास कहीं पे रोमानिया बनता है। तो रोमानिया ने बनाई है, बस इसके हवाले से इतना काफी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास पाकिस्तानी दो सिस्टर हैं जी जिन्होंने क्या किया है जी, जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है, जिसमें इन्होंने मेडल जीता है। बल्कि इसमें आप ये देखिए कि महानूर अली, इनके नाम याद रखने आपने, महानूर अली और महवेश अली दो सिस्टर है जिन्होंने क्या किया जी, गोल्ड जीता है। किसमें, जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप। जूनियर ओपन कहा जाता है, कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन कहेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसे इसे कहा जाएगा। और ये उसका कौन सा वर्जन है, जूनियर है।
और ये किस ये जूनियर ये जो ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन होते हैं, इस तरह से तो ये यूएस ओपन होते हैं, तो ये बेसिकली स्क्वैश के जो है ना जी क्या है जी चैंपियनशिप होती है, इसमें जो है ना इस तरह के स्क्वैश खेली जाती है। तो इन्होंने जो दो सिस्टर है इन्होंने जीता है। अब इसके बारे में सवाल एक तो ये बन सकता है, इनके नाम क्या है जी, रिसेंटली कौन सी दो सिस्टर है, इनमें से एक नाम को स्किप कर देगा, दूसरा जो है ना जी वो इस तरह बता देगा, इस तरह से वो आपको पूछ सकता है। या उसके पूछ रहे कौन से उसमें जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, कौन सा है जी, ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन है 2024 का, इसमें ये नाम भी आपने याद रखना है। तीसरा ये पूछा जाएगा इन्हें स्पॉन्सर किसने किया था, इन्हें वर्ल्ड ने BARD ने स्पॉन्सर किया हुआ था, बल्कीस एंड अब्दुल रज्जाक दाऊद फाउंडेशन ने इन्हें स्पॉन्सर किया था, ये पूछा जा सकता है आपसे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास द ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 ATP रैंकिंग। तो इसमें आप ये देखें कि ATP रैंकिंग में आप ये देखें कि आप ये इसमें आप ये कह सकते हैं कि नोवेक डी जोकोविक ये सर्बिया के प्लेयर हैं जी, और इसमें आप ये देखें कि इन्होंने 24 ग्रैंड स्लाम जीते हुए हैं, 24 ग्रैंड स्लाम इन्होंने जीते हुए हैं। तो टेनिस के ये बेसिकली जो है आप ये कह सकते हैं कि टेनिस के ये जो होते हैं हमारे पास ग्रैंड स्लाम, जो टेनिस का मतलब ये कहेंगे सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है, सबसे बड़ा जो चैंपियन मतलब है कि आप कह लेंगे टूर्नामेंट होता है, या मतलब है कि जो कंपटीशन होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ग्रैंड स्लाम कहेंगे। तो उन्होंने 24 गोल्ड जीते हुए, 24 मेडल जीते हुए गोल्ड के। इससे पहले रजर फेडरर का मतलब है कि था वो रिकॉर्ड था 20 का। तो ये स्विट्जरलैंड से, इनका सवाल मैक्सिमम ये पूछेगा कि रजर फेडरर का ताल्लुक कहां से है, स्विट्जरलैंड से। नोवेक डी जोवेक का ताल्लुक कहां से है जी, सर्बिया से है, सर्बियन ये प्लेयर हैं। तो इनका ये सवाल भी बना है कि इस वक्त तक नोवेक डी जोवेक ने कितने ग्रैंड सलाम जीते हुए, 24 जीते हुए। अब ये रैंकिंग में टॉप में है, इस तरह से आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं जी, इंडोनेशिया के हवाले से इलेक्शन हुए हैं, तो नए प्रेसिडेंट जो है ना वहां पे बन तो गए हैं, लेकिन अभी इन्होंने हल्फ नहीं लिया। ये अक्टूबर नवंबर में जाके जो है ना हल्फ लेंगे, अभी अक्टूबर में जाके ये हल्फ लेंगे, अक्टूबर में। तो इनका नाम याद रखिएगा जी, पराबाओ पराबाओ सुबिंतियानो, ये इनका नाम है जी। तो ये जो है ना जी नए प्रेसिडेंट बने हैं इंडोनेशिया के, और इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी पूछा जा सकता है आपने आपसे, गरिंद्रा गरिंद्रा जो है ना इनकी पार्टी है, और ये रिप्लेस करेंगे जोको विडोडो को। जोको विडोडो जो था इससे पहले प्रेसिडेंट था इंडोनेशिया का, तो ये 20 अक्टूबर को इन्होंने हल्फ लेना है, अभी ये रहेंगे जोको विडोडो। अगर आपसे पूछा जाए करंट प्रेसिडेंट कौन है इंडोनेशिया के, तो आप कहेंगे जोको विडोडो है। अभी जो अगर नए बने हैं इनके बारे में पूछा जाए तो आप इनके बारे में बताएंगे। इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। आपको पता है इंडोनेशिया जो है ना, ये मैप में जो आपको येलो कलर में नजर आ रहा है, ये हमारे पास इंडोनेशिया है, जो येलो कलर में, ये सारे का सारा हमारे पास इंडोनेशिया इस तरह जजीरों पे मुश्तमिल है, और दुनिया के सबसे ज्यादा जजीरे यहीं पे मौजूद हैं, तकरीबन 17,500 आइलैंड पे मुश्तमिल है। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरों का झुरमुट जो है वो हमारे पास इंडोनेशिया है। तो इसके हवाले से याद रखिएगा, इसे कहा जाता है लैंड ऑफ थाउजेंड्स आइलैंड, इंडोनेशिया को द लैंड ऑफ थाउजेंड्स आइलैंड हमने इसे कहा। इसका कैपिटल हमारे पास जकार्ता था। अभी 2024 से नुसंतारा शुरू हो जाएगा इनका, 2024 में रिप्लेस करने जा रहे हैं। नुसंतारा करेंसी इनकी रुपया है। यहाँ से एक तो इक्वेटर गुजरता है इंडोनेशिया से, ये आसियान कंट्रीज में वाहिद मुल्क है जहां से इक्वेटर गुजरता है। उसके बाद आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है, ये लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से ये दुनिया में सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क। ओवरऑल अगर पॉपुलेशन की रैंकिंग देखिएगा तो दुनिया का ये चौथा बड़ा मुल्क है, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है बाय पॉपुलेशन। तो इस तरह से जो है ना जिनके बारे में सवाल बन सकता है। यूके से आजाद हुआ था, मुसलमान मुल्क है, 1945 में। ये नीदरलैंड से आजाद हुआ था, यूके का नीदरलैंड से ही आजाद हुआ था 1945 में। उसके बाद है जी आगे हमारे पास IMF के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ना जी, ये दोबारा से इलेक्ट हुई है। 2019 में आई थी, वैसे तो ये 2024 में इनकी 5 साल टर्म मुकम्मल होने जा रही थी। अब 2024 में फिर इन्हें जो है ना जी आगे 5 साल के लिए चुन लिया गया है।
इसका मतलब ये है 2029 तक यही रहेंगी, इसे याद कर लें, ये आपके साथ 2029 तक चलेंगी। तो इनका नाम है जी हमारे पास क्रिस्टियाना जॉर्जीवा, क्रिस्टियाना जॉर्जीवा साहिबा जो है ना जी, ये क्या बनी है जी, मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, एमडी बनी है आईएमएफ की। ये कहां से है, कंट्री का नाम भी याद रखना हमने, बल्गेरियन है, बल्गारिया से है, ये बल्गेरियन इकोनॉमिस्ट है। आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो किधर है, ये वाशिंगटन डीसी में है। ये पूछा जाएगा आईएमएफ कब बनी थी, अब इसमें मसला है। अब कुछ जगहों पे आप जब गूगल करेंगे तो 1945 बताएगा, कहीं पे वो आपको 1944 बताएगा। ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, अक्सर हमारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मैंने आईएमएफ की वेबसाइट पे जाके चेक किया तो 1944 उधर लिखा हुआ था। इसका मतलब ये है कि आईएमएफ की जो बनी वो 1944 में बनी, वर्ल्ड बैंक 1945 में बना। तो ये वाला जो ऑप्शन है ठीक है, इसी को आपने ठीक करना है अगर एक नंबर लेना है। अगर माइनस में जाना है तो फिर आप 45 की तरफ जा सकते हैं। तो 1944 में ये वर्ल्ड आईएमएफ बना था, और इससे जो है ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट में, ये भी पूछता है कभी कभी कौन सी कॉन्फ्रेंस या कौन सी एग्रीमेंट के नतीजे में ये बने थे। तो ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस या एग्रीमेंट के नतीजे में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सारे बने थे। तो मेंबर कंट्रीज जो है इसके 190 मेंबर कंट्रीज, 190 है, क्योंकि ये खबरों में रहता है आईएमएफ, हम भी आपको पता है कि आईएमएफ के मेंबर है, और उससे लोन लेने के चक्कर में है, पहले भी हमने बहुत ज्यादा लिया हुआ है। तो इस तरह से ये आपने याद रखना है आईएमएफ के हवाले से। नेक्स्ट है जी हमारे पास पासपोर्ट इंडेक्स के हवाले से 2024 की जो रैंकिंग जारी की गई है, उसमें पाकिस्तान की जो रैंकिंग है बेटा वो 89 है। पाकिस्तान की रैंकिंग 89 है, और इंडिया की जो है वो 85 है। मतलब इंडिया का पासपोर्ट हमसे बेहतर है। हमारा जो है ये नीचे की तरफ जितना चला जाएगा उतना ही रैंकिंग खराब होती चली जाएगी। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, ये देखिए जी, ऑफिशियल एम्बेसडर फॉर अपकमिंग आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है ये किससे जो है ना जी ऑफिशियल एम्बेसडर बनाया गया, तो यूसैन बोल्ट को बनाया गया जी। ये जरा आपने याद रखना है यूसैन बोल्ट के हवाले से। यूसैन बोल्ट आपको दुनिया का फास्टेस्ट स्प्रिंटर है, इसके बारे में सवाल बनता है। दुनिया का फास्टेस्ट स्प्रिंटर, स्प्रिंटर किसे कहते हैं? स्प्रिंटर कहते हैं छोटी रेस को, 100 मीटर की, 200 मीटर की, 500 मीटर तक की रेस को स्प्रिंटर कहते हैं। अगर किलोमीटर में हो 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो उसे हम फिर मैराथन कहते हैं। मैराथन लंबी रेस होती, वो भी रेस है, ये भी रेस होती है। ये छोटी जो रेस होती है 100 मीटर, 200 मीटर की, उसे स्प्रिंटर कहते हैं। तो दुनिया का फास्टेस्ट स्प्रिंटर है, इसका रिकॉर्ड है 9.58 सेकंड में इसने 100 मीटर रेस जीती हुई, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था। इसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। तो एक पर्सनालिटी है जबरदस्त किस्म की, तो इसे ऑफिशियल एम्बेसडर बनाया गया किसका, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर जो होने जा रहा है। कहां होगा, होस्ट कौन करेगा इसे, वेस्ट इंडीज और यूएसए करेगा। 2024 का यहाँ से एक और सवाल आपका बन सकता है कि जी बताएं जो 2024 का T20 जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है ये किधर हो रहा है, इसे होस्ट कौन कर रहा है? तो बेटा ये होस्ट कर रहा है कौन, यूएसए, अमेरिका और वेस्ट इंडीज कर रहे हैं। 1 जून से लेके 29 जून तक ये चलेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इजिप्ट के हवाले से, इजिप्ट के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं अब्दुल फतेह अल सीसी साहब आए हैं जी, अब्दुल फतेह अल सीसी साहब आए हैं जी, अल सीसी इसे सिंपली कह देते हैं। तो ये जो है ना जी तीसरी टर्म के लिए 2014 में ये आए थे, अब ये तीसरी टर्म शुरू करने जा रहे हैं। इस तरह से जो है ना जी ये इजिप्ट के हवाले से, इसके प्रेसिडेंट का नाम जरूर याद रखना है आपने। इजिप्ट खबरों में रहता है आजकल, आपको पता है गजा की वजह से भी, क्यों गजा का कनेक्शन है किसके साथ, इजिप्ट के साथ, ये खबरों में है। आगे चलते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, ये आपको मैप नजर आ रहा है। देखिए ये हमारे पास गजा है, ये इसराइल है, यहीं पे हमारे पास क्या है, गजा है। ये सारा गजा है, गजा के साथ ये जो येलो कलर में नजर आ रही है इजिप्ट है। सारा येलो कलर वाला क्या है हमारे पास, मिस्र है, इजिप्ट है। ये सारे का सारा हमारे पास इजिप्ट है, और ये सनाई का एरिया है। रफा बॉर्डर यहीं पे है, ये जो बंद किया हुआ है ना इसराइल इसने, मिस्र ने यहाँ से रफा बॉर्डर बंद किया हुआ है। वो इसराइली गजा का जो मुसलमान है वो इधर आना चाहते हैं, तो इसने क्या किया, बंद किया, कहते हैं हमारी तरफ ना हो। इधर से जो है इसराइल क्या कर रहा है, उन्हें मार रहा है। तो अभी बातचीत चल रही है, अल्लाह करे कोई इसका हल निकल आए। तो ये हमारे पास बेटा मिस्र है, मिस्र को आपको पता क्या कहते हैं, गिफ्ट ऑफ नाइल कहते हैं, गिफ्ट ऑफ नाइल। इजिप्ट को जो है ना जी मदर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, कि जो ओल्ड सिविलाइजेशन है वो बताती है कि इंसान की जो
पैदाइश हुई वो अफ्रीका में या फिर इजिप्ट के एरिया में हुई। करेंसी बेटा इसकी पाउंड है। क्यों पाउंड है? क्योंकि किसके कब्जे में था? बरतानिया के कब्जे में रहा, बरतानिया से आजाद हुआ था मिस्र, इसीलिए बरतानिया की करेंसी भी पाउंड है, तो इजिप्ट की करेंसी भी क्या होगी? पाउंड होगी। कैपिटल बेटा इसका कायरो है। कायरो क्या है? इसका कैपिटल है। ये आपको नजर आ रहा है कायरो। दुनिया का सबसे लंबा दरिया जिसे हम दरिया नील कहते हैं वो भी यहीं से गुजरता है, इसी इजिप्ट में से बहता है। दरिया नील आपको दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। कितनी इसकी जी लेंथ है? 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फिर सुइज कैनाल के हवाले से यहाँ सवाल बन जाता है। तो सुइज कैनाल बेटा यहाँ से ऐसे बनती है, देखिए ये वाली सुइज कैनाल, ये रेड सी है सारे का सारा और ये मेडिटेरियन सी है। सुइज कैनाल मिलाती है मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ और सेपरेट करती है। इधर एशिया है, सनाई का जो पोर्शन है ये एशिया में है, बाकी इजिप्ट में। आप कह सकते हैं कि एशिया को सेपरेट करती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से और मेडिटेरियन सी को मिलाती है किसके साथ? रेड सी के साथ। तो ये बेटा यहाँ से आपको बताया कि इजिप्ट में जो है हमारे पास पिरामिड्स मशहूर है, एहराम मिस्र मशहूर है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, आयरलैंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इज। आयरलैंड में जो है ना जी अभी नए जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनका रिकॉर्ड है कि वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है आयरलैंड के। तो ये 9 अप्रैल को आए हैं बेटा, 9 अप्रैल को आए हैं। ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका नाम याद रखना आपने। सिमन हैरिस है जी, इनका नाम क्या है? सिमन हैरिस साहब जो है ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं किसके? आयरलैंड। आयरलैंड कैपिटल बेटा डबलिन है, डबलिन इज कैपिटल ऑफ आयरलैंड। और करेंसी क्या है बेटा इसकी? यूरो है। करेंसी क्या है बेटा इसकी? यूरो है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी बेटा ये क्वेश्चन है जी हमारे पास, विच कंट्री इंट्रोड्यूस अ न्यू गोल्ड बैक करेंसी। वो कौन सा मुल्क है जिसने नई गोल्ड बैक करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाया है? तो वो जिम्बाब्वे है। वो हमारे पास जिम्बाब्वे है। ये नजर आ रहा है आपको अफ्रीका में छोटा सा मुल्क, यहाँ पे जिम्बाब्वे है, जो आपको पता है क्रिकेट के हवाले से मशहूर है जिम्बाब्वे। इस तरह से जिम्बाब्वे हमारे पास ये छोटा सा मुल्क है, सारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है हमारे पास। इसी को हम साउथ रोडेशिया भी कहते हैं। असल में जिम्बाब्वे के ऊपर है हमारे पास यहाँ जम्बिया, जिम्बाब्वे के ऊपर है हमारे पास जम्बिया, जम्बिया को कहते हैं हम नॉर्थ रोडेशिया, और साउथ में जो है उसे हम क्या कहते हैं? साउथ रोडेशिया कहेंगे। इन्हीं के दरमियान में हमारे पास यहीं पे विक्टोरिया फॉल भी मौजूद है। जम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे हमारे पास विक्टोरिया फॉल भी मौजूद है, जो कि अफ्रीका में है। इनके बारे में पूछ लेते हैं अक्सर। तो जिम्बाब्वे का जो कैपिटल है बेटा वो हमारे पास हरारे है। हरारे का पूछ लेते हैं अक्सर, हरारे इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। और करेंसी बेटा इसकी जिग, अभी इन्होंने जो नई इंट्रोड्यूस करवाई उसका नाम जिग है, पहले डॉलर थी। जिम्बाब्वे की करेंसी पहले डॉलर थी, अभी उन्होंने क्या किया, अपनी जो नई करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई है गोल्ड बैक, उसका क्या नाम है? जिग करेंसी है। ये नाम याद रखना है आपने, जिग करेंसी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट कुवैत के हवाले से क्वेश्चन है। कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं जी, जिनका नाम क्या है जी? शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। ये नए जो है ना जी क्या आए हैं जी? प्राइम मिनिस्टर आए हैं कुवैत के। इनका आपने नाम याद रखना है। थोड़ा सा कुवैत के बारे में देख लेते हैं। ये बेटा हमारे पास मैप है कुवैत का। देखिए ये जो आपको पानी नजर आ रहा है सारे का सारा, ये जो पानी नजर आ रहा है बेटा, ये जो हमारे पास है सारे का सारा, ये हमारे पास पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ है और ये गल्फ कंट्रीज में से एक मुल्क है हमारे पास कुवैत। कुवैत का कैपिटल हमारे पास कुवैत सिटी ही है और करेंसी हमारे पास दीनार है। दुनिया की जो सबसे स्ट्रांगेस्ट करेंसी है, सबसे मजबूत करेंसी है, वो कुवैत की है। कुवैत की करेंसी जो है ना अगर पाकिस्तानी रुपयों में देखें तो 900 रुपए बनती है। एक कुवैती दिनार के पाकिस्तानी 900 रुपए से भी ज्यादा बनती है। ठीक हो गया। तो करेंसी इनकी दिनार है, कैपिटल इनका कुवैत सिटी है। इसके हवाले से एक सवाल ये बनेगा, इराक कुवैत वार। तो इराक में जब ये इराक आपको नजर आ रहा है, जब इराक में सदर सदाम बैठा हुआ था तो इसने हमला कर दिया था कुवैत पे। 1990 की ये बात है। कब की बात है? 1990 की बात है ना, 91 तक ये जंग जारी रही। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि इराक ने कब हमला किया कुवैत पे, या इराक कुवैत वार कब शुरू हुई? 1990 से लेकर 1991 तक चली। इसी को हम गल्फ वार भी कहेंगे। इसी को हम
गल्फ वार भी कहेंगे तो सदर सदाम जो था उसने हमला किया था कुवैत, असल में तेल का मसला था इनका। कुवैत इनके बॉर्डर के साथ से तेल निकाला तो सदर सदाम कह रहे थे कि ना निकालो, असल में तेल की गेम थी सारी। यहाँ आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, विच कंट्री आर्मी चीफ डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश। हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर कौन सा मुल्क है जिसका आर्मी चीफ क्या हुआ है जी, मर गया है? तो वो जी कीनिया हमारे पास कंट्री है जी। कीनिया का जो आर्मी चीफ है वो जो है ना जी हेलीकॉप्टर क्रैश में जो था वो उसकी डेथ हो गई। बस यही याद रखिए कौन से मुल्क का था ये जो इवेंट हुआ। उसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल सा नाम है, जनरल फ्रांसिस ओमोडी ओगेला, इस तरह से नाम है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा कीनिया के बारे में देख लेते हैं कि कीनिया के बारे में हमारे पास और कौन से सवाल यहाँ से बन सकते हैं। तो ये बेटा मैप देखें जरा कीनिया का। कीनिया का जो मैप है ये जो आपको येलोइश कलर में नजर आ रहा है, ये सारे का सारा हमारे पास कीनिया। एक साइड पे इंडियन ओशन लगता है, ये सारा इंडियन ओशन। एक साइड पे विक्टोरिया झील लगती है, विक्टोरिया झील टक कंट्रीज में से है ये। तंजानिया, युगांडा और कीनिया, तीन मुल्क है जिन्होंने विक्टोरिया को घेरा हुआ है। तो कीनिया हमारे पास बेटा ये मुल्क है। अफ्रीका की बात हो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है सारे का सारा। तो कैपिटल इसका पूछा जाता है नैरोबी इसका कैपिटल है, करेंसी इसकी शिलिंग है। यूके से आजाद हुआ 1963 में, 1963 में ये यूके से बर्तानिया से आजाद हुआ था। आपको पता है अरशद शरीफ साहब जो पाकिस्तानी सहाफी थे, उन्हें भी यही कीनिया में कत्ल किया गया, कीनिया में ही उन्हें शहीद किया गया था। तो यहीं से जो है ना उनकी डेड बॉडी आई थी। तो इस तरह से आप याद रखिएगा अफ्रीका का मुल्क एक साइड पे विक्टोरिया झील लगती है, एक साइड पे इंडियन ओशन लगता है, बाकी एक साइड पे इथोपिया लगता है, यहाँ से साउथ सूडान लगता है, युगांडा लगता है और तंजानिया भी लगता है यहाँ से। तो ये कीनिया के हवाले से 5-7 सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, आइसलैंड प्राइम मिनिस्टर रिजाइन। तो आइसलैंड बेटा हमारे पास एक मुल्क है यूरोप में, अटलांटिक ओशन के अंदर एक जजीरे पे मुश्तमिल कंट्री, अभी हम देखेंगे मैप। तो उसकी प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली रिजाइन किया है, तो उस प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा, कैटरीना। कैटरीना याद रह जाए तो ये भी काफी है। कैटरीना साहिबा जो थी इन्होंने रिजाइन कर दिया है और ये प्रेसिडेंट की दौर में शामिल हुई है। तो ये हमारे पास जो है आइसलैंड या आइसलैंड के हवाले से 2 से 3 सवाल बनते हैं। ये देखिए ये सारा अटलांटिक ओशन है, नीचे ऊपर आर्कटिक ओशन है। तो ये जो हमारे पास कंट्री है ना जी बेटा ये वाला, ये हमारे पास एक आइलैंड पे मुश्तमिल है, जजीरे पे मुश्तमिल मुल्क है जिसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ फायर एंड आइस, आग और बर्फ की सरजमीन। बर्फ जमी है इसके ज्यादा एरिया पे, आग इसलिए यहाँ से जो है ना लावा निकलता रहता है, अक्सर जो है ना जी यहाँ से पहाड़ों से लावा निकलता रहता है। कैपिटल इसके बाद पूछा जाता है जरूर, रे के जैविक, रे के जैविक इसका कैपिटल है। करेंसी इसकी करोना है बेटा, करेंसी इसकी करोना है। और इसकी पार्लियामेंट के हवाले से सवाल बनता है, दुनिया की जो ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है बेटा वो कौन सी है हमारे पास, वो आल्थिंग है। आल्थिंग इज कैपिटल ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड की पार्लियामेंट के बारे में याद रखिएगा, दुनिया की ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है और उसका नाम क्या है हमारे पास, आल्थिंग है, ALTHING, आल्थिंग याद रखिएगा। बस ये 2-3 सवाल ही बनेंगे आपके। नेक्स्ट है जी हमारे पास, पुर्तगाल के भी नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं जी। पुर्तगाल में भी इलेक्शन हुए हैं और नए प्राइम मिनिस्टर जो है 2 अप्रैल को आए हैं। इनका नाम क्या है जी, इनका नाम है हमारे पास लोयस मोंटीनिग्रो। मोंटीनिग्रो जो है ये आए हैं नए प्राइम मिनिस्टर पुर्तगाल के। पुर्तगाल आपको पता है यूरोप का एक मुल्क है, अभी आपको मैं मैप दिखाता हूँ। तो इनकी पार्टी का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, पार्टी का नाम भी याद रखिएगा। इन्होंने रिप्लेस किया है अंतोनियो कोस्टा को, कोस्टा साहब को जो है इन्होंने रिप्लेस किया। कोस्टा याद रख रहे हो इधर से, लोयस मोंटीनिग्रो को याद रखिएगा। ठीक हो गया जी। जरा पुर्तगाल का मैप देख लेते हैं हम। ये बेटा हमारे पास पुर्तगाल का मैप है, अगर आप इसे देखें तो ये वाला जो हमारे पास पेनिनसुला बनता है ना, जिसे कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। ये हमारे पास आइबेरियन पेनिनसुला बनता है, यूरोप का है। नीचे ये सारा यूरोप है, ऊपर नीचे हमारा अफ्रीका नजर आ रहा है, दरमियान में ये मेडिटेरियन सी है, इधर अटलांटिक ओशन है। तो आइबेरियन पेनिनसुला में 2 बड़े मुल्क हैं, एक तो ये स्पेन है हमारे पास, दूसरा ये वाला पुर्तगाल है। ये जो मुल्क आपको मैंने बनाया है ये वाला थोड़ा सा रेड कर देते हैं, चले। ये जो कंट्री है इसका सारे का सारा इसका नाम क्या है बेटा, पुर्तगाल है।
पुर्तगाल आपको पता है इसका जो कैपिटल है वो लिब्सन है, इसे कहा जाता है लैंड ऑफ पोएट्स, शायरों की सरजमीन इसे कहा गया। लिब्सन जो है इसका कैपिटल है, करेंसी इसकी यूरो है। तो आपको बताया कि ये सवाल बनता है कि इंडिया में सबसे पहले कौन तशरीफ लाए, तो पुर्तगीज, पुर्तगाली सबसे पहले इंडिया में आए थे। वास्को डे गामा के बारे में आपने सुना होगा। वास्को डे गामा केप ऑफ गुड होप से, ये अफ्रीका के बिल्कुल नीचे से होके पहुंचा था इंडिया। कब? 1498 की ये बात है। 1498 के अंदर वास्को डे गामा पहला यूरोपियन था या पुर्तगेजी था ये जो इंडिया पहुंचा था, फिर रास्ता बन गया था। फिर बर्तानिया भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, इन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। ठीक हो गया जी, पुर्तगाल क्लियर हो गया। ये आइबेरियन पेनिनसुला में यूरोप में एक मुल्क है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्पेशल मीटिंग की हुई है, कौन से इशू पे? ऑन ग्लोबल कोलैबोरेशन, ग्रोथ एंड एनर्जी। इसके ऊपर जो मीटिंग हुई है वो सऊदी अरब में हुई है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी गए हुए थे। ये कब हुई है? डेट याद रखिएगा, इसकी डेट याद रखना है आपने। रियाद में हुई है, सऊदी अरब के रियाद में हुई है। डेट क्या है? 28 और 29 अप्रैल को ये मीटिंग हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी इसमें गए हुए थे, ये आपको नजर आ रहे हैं। पीएम शहबाज शरीफ साहब इधर गए हुए थे विजिट किए करने के लिए, मतलब इसमें शामिल होने के लिए। सवाल पूछा जा सकता है, रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब में क्यों गए थे, या कौन से मुल्क में गए थे, या ये मीटिंग कहाँ पे हुई है, ये आपसे पूछा जा सकता है। सऊदी अरब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सऊदी अरब के ऊपर एक डिटेल लेक्चर में अलग से दे चुका हूँ, वो आप सुन लीजिएगा। किंगडम ऑफ हिजाज या नजद कहा करते थे इसे कभी हम सऊदी अरेबिया को। तो इसके जो है ना जी प्राइम मिनिस्टर गए हैं, अभी मैंने आपको बता दें। कैपिटल इसका रियाद है बेटा, रियाद इसका कैपिटल। आपको नजर आ रहा है, ये मैप है इसका, सऊदी अरब का मैप ये वाला है। ये अरेबियन पेनिनसुला का सबसे बड़ा मुल्क है, ये अरेबियन पेनिनसुला है, उसका सबसे बड़ा मुल्क जो है सऊदी अरेबिया। कैपिटल इसका रियाद है, करेंसी इसकी रियाल है। और इसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोहम्मद बिन सुलेमान है, जिसे हम MBS कहते हैं। MBS मोहम्मद बिन सुलेमान साहब जो वो क्या है, इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। और इसके जो बादशाह सिस्टम है आपको पता है सऊदी अरब में, इसके जो बादशाह हैं वो सुलेमान बिन अब्दुल अजीज हैं, मतलब मोहम्मद बिन सुलेमान के जो वालिद हैं वो क्या है, इसके बादशाह हैं सऊदी अरेबिया के। नेक्स्ट है जी हमारे पास पाकिस्तान के हवाले से क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं चेयरमैन सेनेट के, तो सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब क्या बने हैं जी, ये पाकिस्तान के नए सेनेट के चेयरमैन बने हैं। सेनेट के ये नए चेयरमैन बने हैं सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब। तो कौन से नंबर के चेयरमैन है? ये 9th नंबर के चेयरमैन है, और 9 ही अप्रैल को इन्होंने हलफ लिया, 9 अप्रैल को इन्होंने चार्ज संभाला है। 9वें ये चेयरमैन सेनेट हैं। और डिप्टी चेयरमैन जो बने हैं इस वक्त वो सैदल खान नासिर साहब बने, बलूचिस्तान से हैं ये। तो सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब आपको बताया मुल्तान से हैं, इससे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो कब से कब तक? 2008 से 2012 तक ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे। मुल्तान से इनका ताल्लुक है। और इससे पहले स्पीकर नेशनल असेंबली भी रहे 1993 से लेके 1997 तक, 1993 से 1997 तक ये पाकिस्तान के क्या रहे हैं, नेशनल असेंबली के स्पीकर भी रहे हैं। तो ये बेटा सवाल बन सकते हैं। अब ये भी सवाल बन सकता है कि सेनेट के इलेक्शन कौन सी डेट को हुए? तो 2 अप्रैल को सेनेट के इलेक्शन हुए थे। सेनेट के इलेक्शन 2 अप्रैल को हुए। सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन 9 अप्रैल को हुए। 9 अप्रैल को हुए। 9 ही ये क्या है जी, हमारे चेयरमैन के सेनेट है। इन्होंने रिप्लेस किया सादिक संजरानी को। ये भी सवाल बन सकता है, इन्होंने किसे रिप्लेस किया? तो सादिक संजरानी साहब को इन्होंने रिप्लेस किया। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो बने हैं जी इसहाक डार साहब। इससे पहले जो ये सीट थी बड़े अरसे पहले मुशर्रफ के दौर में देखें तो परवेज इलाही साहब जो थे ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के। तो अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया है किसे? इसहाक डार साहब को। आपको इसहाक डार साहब जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के समधी भी है। और जो है ना जी आप ये देखेंगे उसके बाद जो है ना ये इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है ये इसहाक डार साहब है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपको बताया कि चेयरमैन PPSC आए हैं अल्टीमेटली। सुनने में आ रहा है कि इंशाल्लाह ये मंगल बुध तक जो है ना अपना जो चार्ज है वो संभाल लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे। तो इनका नाम याद रखना है आपने जी, मोहम्मद अजीज साहब। वैसे आपको नाम याद हो गया होगा जितना सोशल मीडिया पे इनका नाम चला है।
उन्होंने रिप्लेस किया है मलिक जफर साहब को, रिटायर्ड जनरल थे जी, जफर मलिक साहब ने इन्होंने रिप्लेस किया है। आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन, एक्सीलेंस परफॉर्मेंस अवार्ड 2024 जो दिया गया, ये पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान में अगर देखें तो पंजाब पुलिस रिफत बुखारी साहिबा है जी, पंजाब पुलिस SSP है रिफत बुखारी साहिबा, तो इन्हें जो है ना जी ये अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है। तो SSP रिफत बुखारी साहिबा का नाम याद रखेंगे, इन्हें एक्सीलेंस परफॉर्मेंस अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द सेनेट, सेनेट में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो शिबली फराज साहब हैं जी, PTI से इनका ताल्लुक है। और ये अहमद फराज जो शायर गुजरे हैं पाकिस्तान के, बड़े जबरदस्त किस्म के, उनके ये बेटे हैं। इसी तरह से नेशनल असेंबली में जो अपोजिशन लीडर हैं वो उमर अयूब साहब हैं PTI से, और सेनेट में शिबली फराज साहब हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास कुछ पाकिस्तान के हलकों में जो देखें कि 23 जो है ना जी हलके थे जहां पे बाय इलेक्शन हुआ है। तो ये सवाल आपका बनेगा कि कितने मतलब है कि हलकों में बाय इलेक्शन हुआ है। 23 हलकों में हुआ है, कौन सी डेट को हुआ, ये भी डेट याद रखनी है आपको। 21 अप्रैल को हुए हैं, जिसमें से 6 नेशनल असेंबली की सीटें थी और 17 जो थी वो सूबाई प्रोविंशियल असेंबली की सीटें थी। कौन जीता कौन हारा इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, डेट याद रखनी है। 21 अप्रैल को हुए बाय इलेक्शन पाकिस्तान में, 13 सीटों के ऊपर हुए, 13 में से 6 जो थी वो नेशनल असेंबली की सीटें थी और 17 जो थी वो प्रोविंशियल असेंबली की सीटें थी। तो ये बेटा अप्रैल के आपके इंपॉर्टेंट जो इवेंट थे वो यही थे, मैंने तकरीबन सारे डिस्कस किए। इस तरह से अगर हमारे काम से आपको कुछ हेल्प मिल रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, सदका जारिया समझ के। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।